हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने अब तक मारवाड़ के शासकों में राव गांगा तक का मैटर पढ़ लिया है। अब मारवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है मालदेव। मालदेव मालदेव तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा मालदेव को हशमत वाला शासक कहा गया। फारसी इतिहासकारों द्वारा इनको हशमत वाला शासक कहा गया। फारसी इतिहासकारों के द्वारा इनको हशमत वाला शासक कहा गया। इनको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। मालदेव के द्वारा मालकोट का किला कहां पे है? मेड़ता नागौर में। मालकोट का किला मेड़ता नागौर। सोजत का किला ये कहां पे है? पाली में। उसके अलावा अजमेर का तारागढ़, पोखरण जैसलमेर, और बात करें अपन बीकानेर दुर्ग की, मालदेव के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा इनको हशमत वाला शासक कहा गया। इनको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मालदेव के द्वारा मालकोट का किला मेड़ता नागौर, उसके अलावा सोजत का किला पाली का निर्माण करवाया गया। इनका अजमेर के तारागढ़ पे भी अधिकार रहा, पोखरण दुर्ग जैसलमेर पे भी इनका अधिकार रहा और बीकानेर दुर्ग पे भी वैसे इनका अधिकार रहा था। अब इनके बाद में अपन बात करेंगे मालदेव की शादी की। तो मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ? ये बता रहा हूं मैं आपको। मारवाड़ के शासक हैं अपने मालदेव। मारवाड़ के शासक। इधर जैसलमेर के शासक की बात करें अपन तो जैसलमेर के शासक हैं लूणकरण। बीकानेर के लूणकरण, जिनको कलयुग का कर्ण कहा गया है, वो शासक अलग है और ये जैसलमेर वाले जो शासक है लूणकर्ण, ये अलग है। अब बात करते हैं लूणकर्ण के एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम था उमादेव। तो मालदेव का विवाह होता है उमादेव के साथ। मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ? उमादेव के साथ। लेकिन होता क्या है, ये मालदेव पहली रात में क्या है, कंफ्यूजन वश किसी दासी के पास चला जाता है। तो ये उमादेव है, ये रूठ जाती है।
और रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी के नाम से राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध होती है। मालदेव क्या है, कंफ्यूजन बस किसी पहली रात को किसी दासी के पास चला जाता है, तो जब उमादेव को इस बात का पता चलता है तो ये रूठ जाती है और रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होती है। फिर मालदेव के द्वारा क्या किया गया, मालदेव के द्वारा क्या किया गया, ईश्वरदास बारट को, ईश्वरदास बारट को इनको समझाने के लिए भेजा गया। मालदेव ने क्या किया, ईश्वरदास बारट को, जो उम्मादे थी, इनको समझाने के लिए भेजा गया कि भाई कंफ्यूजन वश हुआ था ये मामला। लेकिन मालदेव की अन्य रानियों के द्वारा, मालदेव की अन्य रानियों के द्वारा, जिसमें अपन बात करें अन्य रानियों में अन्य रानियों के द्वारा किसको भेजा गया, आशा बारट को भेजा गया। आशा बारट को भेजा गया और उम्मादे का स्वाभिमान जगाया गया। तो उम्मादे क्या है, रूठी रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये यहां से क्या है, फिर कहां पे चली गई, तारागढ़ में, तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, जो अजमेर में है, वहां पे चली गई। और अंत समय में क्या है, अपने पति की पगड़ी के साथ ये सती हो गई। और इन्होंने जो अपना अंतिम समय था, अंतिम समय वह केलवा नामक स्थान पर बिताया था। केलवा नामक स्थान पर बिताया। तो बात कर रहे हैं अपन मारवाड़ के शासक मालदेव की। तो एक तरफ बताया मैंने आपको मारवाड़ के शासक मालदेव, दूसरी तरफ जैसलमेर के शासक मूर्णकरण, और इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था उम्मादेव। उम्मादेव और मालदेव का रिश्ता होता है। विवाह की पहली रात को ही क्या है, मालदेव किसी दासी के पास चले जाते हैं, तो ये उम्मादेव है, ये रूठ जाती है। फिर मालदेव के द्वारा ईश्वरदास बारट को इनको समझाने के लिए भेजा गया। तभी अन्य रानियों के द्वारा आशा बारट को भेजा गया और उम्मादे का स्वाभिमान जगाया गया। तो ये उम्मादे यहां से तारागढ़ में चली जाती है और अंत समय में अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। और इन्होंने अपना जो अंतिम समय था ये केलवा नामक स्थान पर बिताया था। ये है मारवाड़ के शासक मालदेव की शादी। उसके बाद में इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनकी चर्चा करते हैं। मारवाड़ शासक बताया मैंने आपको यहाँ के मालदेव, और इनके सेनापति की बात करें अपन तो उनका नाम है जेता। सेनापति की बात करें, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम है कुंपा। जेता एंड कुंपा। इधर बीकानेर की बात करें, जब मैंने आपको बीकानेर पढ़ाया था उस समय आपको ये युद्ध के बारे में जानकारी दी थी। बीकानेर के शासक कौन थे, जैत सिंह। और युद्ध कौन सा था, वो पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध कब हुआ था आपको ये भी बताया था, जनवरी 1541 को। तो जेता और कूपा इन दोनों सेनापतियों के द्वारा जैत सिंह की हत्या कर दी जाती है। और जैत सिंह के जो पुत्र थे कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बीकानेर के इतिहास में भी बताई थी। तो बात करें अपन पहुबा के युद्ध की, जनवरी 1541 को हुआ। मारवाड़ के शासक मालदेव, इनके दो सेनापति जेता एंड कूपा। इधर बीकानेर के शासक जैत सिंह, जेता और कूपा दोनों मिलकर जैत सिंह की हत्या कर देते हैं और पहुबा के युद्ध में मारवाड़ के राजा मालदेव की विजय होती है। अब इसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध है वह है गिरी सुमेल का युद्ध।
गिरी सुमेल, गिरी सुमेल, या फिर अपन इसे कह सकते गिरी सुमेल का युद्ध ही कहेंगे, का युद्ध। ये कहां पे हुआ था? जैतारण पाली में, जैतारण पाली। कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण पाली का युद्ध भी कह सकते हैं इसको। 5 जनवरी 1544 को हुआ था ये युद्ध। इसमें मारवाड़ के अगर अपन शासक की बात करें तो वही मालदेव शासक। शासक कौन थे यहाँ के? मालदेव। और इनके सेनापति की बात करें अपन, सेनापति तो उनका नाम है जेता और दूसरे का नाम कुंपा। ये इनके दो सेनापति थे, जेता एंड कुंपा। इधर बात करें अपन अफगान शासक शेरशाह सूरी की, क्योंकि पहोबा के युद्ध में जेतसी की हत्या के पश्चात जो जेतसी के पुत्र थे कल्याणमल व भीम, वो शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं और शेरशाह सूरी को मारवाड़ के ऊपर अटैक करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कारण ये गिरी सुमेल, जिसको जैतारण पाली का युद्ध कहते हैं, 5 जनवरी 1544 को हुआ। तो एक तरफ कौन थे इसमें? शेरशाह सूरी, अफगान शासक शेरशाह सूरी। अब क्या होता है इस युद्ध में? इस युद्ध में होता क्या है, ये जो शेरशाह सूरी है ये अटैक करने के लिए यहां पे आता है और गुप्त रूप से जेता और कुंपा के जो टेंट थे उनमें रुपए रखवा देता है। और इस चीज की जेता और कुंपा के मतलब कैंपों में रुपए हैं, इन्होंने रिश्वत ली है, इस बात की जानकारी किसको देता है? मालदेव को। तो मालदेव के द्वारा जेता एंड कुंपा के कैंप को चेक करवाया जाता है और वहां पे कुछ रुपए और मुद्राएं पाई जाती है। इस बात से हताश होके मालदेव कहां चला जाता है? जोधपुर। वापस कहां पे चला जाता है? जोधपुर। और जोधपुर से कहां चला जाता है? सिवाना में, अपनी संकटकालीन राजधानी में चला जाता है। कहां पे? सिवाना में। कौन चले जाते हैं? मालदेव। लेकिन जेता और कुंपा अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। जेता एंड कुंपा दोनों किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। एक समय ऐसा आया युद्ध के मैदान में कि शेरशाह सूरी को अपनी हार लगने लगी। फिर शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया गया? नमाज का समय मांगा गया। नमाज का समय मांगा इसने, नमाज का समय मांगा। इनके द्वारा नमाज का समय मांगा गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। और दिल्ली से क्या है? एक सैनिक टुकड़ी मंगवा ली जाती है। फिर युद्ध में जेता और कुंपा ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। मतलब इन मारवाड़ के शासक मालदेव की होती है हार और शेरशाह सूरी की होती है विजय। लेकिन शेरशाह सूरी एक बात बोलता है यहाँ पे, क्या? उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब जेता एंड कुंपा के द्वारा ऐसा युद्ध किया जाता है कि एक समय ऐसा लगने लगा कि शेरशाह सूरी की पराजय होगी, लेकिन इस युद्ध में वैसे विजयी शेरशाह सूरी रहते हैं। तब शेरशाह सूरी के द्वारा ये बोला गया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में
पूछा जाता है। बात बताई मैंने आपको गिरी सुमेर के युद्ध की, जो जेतारन पाली में हुआ 5 जनवरी 1544 को। मारवाड़ के शासक मालदेव, इनके सेनापति जेताकुपा, इधर अफगान शासक थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जेताकुपा के टेंटों में या कैंप में रुपए रखवा दिए जाते हैं और जानकारी मालदेव को दी जाती है। फिर मालदेव इंक्वायरी करवाते हैं और इसमें ये जेताकुपा दोषी पाए जाते हैं। फिर मालदेव निराश होकर जोधपुर चले जाते हैं और जोधपुर से अपनी संकटकालीन राजधानी सिवाना में चले जाते हैं। इधर जेता और कुपा अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा कि जेता कुपा शेरशाह सूरी को पराजित कर देंगे और शेरशाह सूरी को भी इस बात का भय था। तब शेरशाह सूरी ने एक बात बोली कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसके बाद में जो मालदेव है, मालदेव के देहांत के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी बने उनका नाम है चंद्रसेन। मालदेव के 4 पुत्र थे, जैसे कि अगर अपन बात करें राम, उसके बाद में उदय सिंह की बात करें, उदय सिंह, इधर बात करें रायमल की और यहां पे बात करें चंद्रसेन की। ये मालदेव के देहांत की बात बता रहा हूं मैं आपको। राम को गुंदोज का परगना मिला, गुंदोज। उदय सिंह को फलोदी का परगना मिला। परगने का मतलब होता है एक छोटी रियासत। रायमल को सिवाना का परगना मिला, सिवाना। और चंद्रसेन क्या बने? शासक बने। इनका जो समय था 1562 से 1581 तक। वैसे एग्जामों में कभी डेट नहीं पूछी जाती किसी भी शासक के बारे में। राम को गुंदोज का, उदय सिंह को फलोदी का, रायमल को सिवाना का और चंद्रसेन शासक बने। चंद्रसेन शासक बनते अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो चंद्रसेन के द्वारा क्या किया गया, अपने जो तीनों भाई थे इन तीनों भाइयों के ऊपर क्या किया गया, अटैक किया गया, आक्रमण किया गया, आक्रमण। और आक्रमण के पश्चात ये जो तीनों भाई हैं राम, उदय सिंह और रायमल, ये तीनों कहां पे आ जाते हैं? अकबर के पास में, अकबर के पास में चले जाते हैं। ये वाली बात थी मालदेव के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो चंद्रसेन बने थे, क्योंकि राम, उदय सिंह और रायमल ये तीनों अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अकबर के पास चले जाते हैं। अब जो अगले शासक हैं मारवाड़ के, उनका नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन, चंद्रसेन की चर्चा करेंगे अपन। तो इनको मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, और राजस्थान का या मारवाड़ का भूला, बिसरा शासक कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी और राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब अकबर, क्योंकि चंद्रसेन के समकालीन जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका नाम था अकबर। तो दोनों की साथ में चर्चा करेंगे अपन का अकबर और इनके बीच में क्या हुआ। इधर मारवाड़ की बात करें अपन, मारवाड़, तो मारवाड़ के बताए मैंने आपको चंद्रसेन, चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक बताए मैंने आपको चंद्रसेन। इधर
अकबर की बात करें अपन, क्योंकि समकालीन मुगल शासक अकबर ही आएंगे। मुगल शासक अकबर, तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, ये कुछ अटैक भेजेंगे, शिष्ट अभियान भेजेंगे इनको समझाने के लिए, लेकिन चंद्रसेन आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो बात करें अपन अकबर की, तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, 1564 में हुसैन कुली खां को, हुसैन कुली खां को अटैक करने के लिए चंद्रसेन के ऊपर भेजा गया। तो ये चंद्रसेन क्या करते हैं, चंद्रसेन मारवाड़ वाले रीजन को छोड़ के कहां पे चले जाते हैं, ये आ जाते हैं भाद्राजून में। भाद्राजून में मारवाड़ वाले रीजन को छोड़ के कहां पे आ जाते हैं, भाद्राजून में। 1564 में हुसैन कुली खां के द्वारा चंद्रसेन के ऊपर अटैक किया जाता है। इसमें चंद्रसेन मारवाड़ वाले रीजन को छोड़ के कहां पे चले जाते हैं, भाद्राजून, पहली बार। उसके बाद में क्या हुआ, 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया। नागौर दरबार अकबर के द्वारा क्या लगाया गया, 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया गया। तो ये जो अपने चंद्रसेन है इस समय कहां पे थे, भाद्राजून में। तो भाद्राजून से ये कहां पे आते हैं, अकबर के नागौर दरबार में। और ये यहाँ पे क्यों आए, अधीनता स्वीकार करने नहीं आए। अभी तक ये केवल अकबर की राजपूत नीति को समझने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन अकबर को बिना बताए ही ये नागौर दरबार से वापस कहां चले गए, भाद्राजून। वापस कहां पे आ गए, भाद्राजून में आ गए। उसके बाद में क्या होता है, 1574 में जलाल खां को अटैक करने के लिए भेजा जाता है। जलाल खां को अटैक करने के लिए कहां पे भेजा जाता है, भाद्राजून में, क्योंकि इस समय जो चंद्रसेन थे वो भाद्राजून में थे। लेकिन इस बार भी चंद्रसेन के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है और ये भाद्राजून से कहां पे चले गए, सिवाना में। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन शरण स्थली सिवाना में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, अकबर तीसरे नंबर पे 1577-78 में शाहबाज खां और बीकानेर के जो शासक बताए थे मैंने आपको उस समय, राय सिंह, इन दोनों को अटैक करने के लिए कहां पे भेजते हैं, सिवाना भेजते हैं। और जो चंद्रसेन थे ये सिवाना से भी कहां चले जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में। सारण की पहाड़ियों में और ये सारण की पहाड़ियां कहां पे है, सोजत पाली में है। और 1581 को यहीं पे इनका देहांत हो जाता है। अपने जीवन से लेके मृत्यु तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे थे मारवाड़ के शासक चंद्रसेन। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। मारवाड़ के शासक बताए मैंने आपको चंद्रसेन, इधर मुगल शासक बताया मैंने आपको अकबर। तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, 1564 में हुसैन कुली खां को चंद्रसेन के ऊपर अटैक किया गया। तो चंद्रसेन मारवाड़ वाले रीजन को छोड़ के कहां पे चले जाते हैं, भाद्राजून। फिर उसके बाद में 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया। तो जो चंद्रसेन थे ये भाद्राजून से नागौर दरबार में आते तो हैं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस कहां पे चले जाते हैं, भाद्राजून। फिर क्या होता है, 1574 में जलाल खां के द्वारा वापस भाद्राजून के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें ये जो चंद्रसेन है ये भाद्राजून से सिवाना चले जाते हैं, लेकिन इस बार भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। फिर 1577-78 में शाहबाज खां और राय सिंह को सिवाना के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा गया, लेकिन इसमें भी चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और ये सारण की पहाड़ियां कहां पे है, सोजत। और ये सोजत कहां पे पड़ता है, राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है, यहाँ पे चले जाते हैं।
और 1581 को यहीं पे इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में मारवाड़ के अगले शासक की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में, जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।